हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में उत्तराखंड ज्ञान विद जीवन। तो आज हम देखने वाले हैं एक स्पेशल वीडियो हमारे सुंदरलाल बहुगुणा जी के बारे में, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। इन्हें चिपको आंदोलन का सिपाही भी कह सकते हैं। पर्यावरण के लिए उन्होंने बहुत सारे काम किए थे, इस वजह से इनको याद करना बहुत आवश्यक है। और इनको पढ़ने के बाद मैं आपको अपनी जो अब क्लास होने वाली है, हमारी स्पेशल क्लास जो होने वाली हैं, उनके बारे में बताने वाला हूँ। लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे हमारे चिपको आंदोलन के सिपाही पर्यावरण गांधी सुंदरलाल बहुगुणा जी के बारे में कि इन्होंने क्या क्या काम किए थे। ये सारे पॉइंट हमारे आने वाली परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो सभी लोग बहुत ध्यान से सुनेंगे। तो चिपको आंदोलन के सिपाही सुंदरलाल बहुगुणा जी, इनका जन्म अगर हम देखें तो इनका जन्म हुआ है 9 जनवरी 1927 को। 9 जनवरी 1927। तो आप सभी के लिए एक सवाल है, 9 जनवरी को हम कौन सा दिवस मनाते हैं और क्यों मनाते हैं। अब इनका अन्य नाम देखें, इनके अन्य नाम हैं, इनको वृक्ष मित्र भी कहते हैं, पर्यावरण गांधी भी कहते हैं। टिहरी डैम का विरोध किया था इन्होंने भागीरथी नदी के तट पे जाके, क्योंकि इनको पता था डैम बनेंगे तो पहाड़ उखड़ेंगे, पहाड़ उखड़ेंगे तो लोग कहाँ रहेंगे, तो समस्या होनी है। और इनके जो प्रेरणा स्रोत रहे हैं वो हमारे श्रीदेव सुमन जी रहे हैं। अब इनसे बड़ा प्रेरणा स्रोत तो किसी के लिए नहीं हो सकता, कोई नहीं हो सकता है टिहरी में। श्रीदेव सुमन जी का वास्तविक नाम या जो इनका रियल नाम था वो आप बताएंगे। श्रीदेव सुमन जी ने टिहरी प्रजामंडल का गठन किया था। टिहरी में जो राजशाही चलती थी उसके खिलाफ खूब आंदोलन किया था इन्होंने। तो इन्हीं से प्रभावित होकर इन्होंने चिपको आंदोलन चलाया, उसको आगे बढ़ाया। टिहरी डैम के लिए, टिहरी डैम को रोकने के लिए बहुत सारे काम इन्होंने किए थे, उन्हीं के बारे में अभी हम देखेंगे। इनका जन्म स्थान, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, इनका जन्म स्थान है मरोड़ा गांव टिहरी में। मरोड़ा गांव टिहरी में। इनकी पत्नी का नाम है विमला नौटियाल जी, जो सरला बहन की शिष्या हैं। और ये सरला बहन जी ने एक आश्रम बनाया है कौसानी में, आप उसका नाम बताएंगे। और ये जो सरला बहन है, ये किन की शिष्या थी, ये भी आपने बताना है। और इन्होंने जो प्रमुख आंदोलन चलाया था वो चलाया था हमारा चिपको आंदोलन 1973 में, जिसको वास्तविक रूप से शुरुआत की थी हमारी गौरा देवी जी ने। गौरा देवी जी ने लेकिन इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का, वास्तविक रूप से विश्व भर में इसको प्रसिद्धि दिलाने का श्रेय जाता है हमारे सुंदरलाल बहुगुणा जी और चंडी प्रसाद भट्ट जी। और इसके बाद इन्होंने टिहरी डैम का विरोध भी किया था 1995 में। और टिहरी डैम को रोकने के लिए उन्होंने भागीरथी नदी के तट पर, भागीरथी नदी के तट पर भूख हड़ताल भी की थी। फिर इनकी बातें नहीं मानी गई थी तो इन्होंने गांधी जी के समाधि स्थल पर, जो कि राजघाट में स्थित है, वहाँ 74 दिनों की हड़ताल की थी। कुछ समय तक तो काम रुक गया था, लेकिन बाद में ये काम फिर से स्टार्ट हो गया था। अब ये क्यों कर रहे थे विरोध इन डैम का, क्योंकि जहाँ डैम होते हैं वहाँ बादल फटने की घटनाएं बहुत ज़्यादा होती रहती हैं, तो उससे बहुत समस्या हो सकती है, लोगों के रहन सहन में बहुत दिक्कतें आ जाती हैं। तो अब इनसे रिलेटेड कुछ अन्य जानकारी हम देखने वाले हैं कि इनसे रिलेटेड अन्य जानकारी क्या क्या। ये राजशाही के विरोध में थे, क्योंकि देखो, राजा तो ठीक थे टिहरी राजमंडल में। टिहरी रियासत जो बनी थी उसमें टोटल 6 राजा थे। तो इसका कोड अगर मैं याद कराऊँ आपको तो SBPKNM, सुदर्शन शाह, भवानी शाह, प्रताप शाह, कीर्ति शाह, नरेंद्र शाह और मानवेंद्र शाह। तो राजा तो ठीक होते थे, लेकिन जो उनके सिपह सलार होते थे या जो मंत्री होते थे वो जनता पर बहुत कठोर कठोर नियम कानून लगाते थे। इस वजह से इनके विरोधी थे। तो राजशाही का विरोध किया था। राजशाही के विरोध करने के कारण इनके खिलाफ जासूस छोड़ दिए गए थे। तो जासूस छोड़ दिए गए तो इनको पकड़ने के लिए सैनिक भी छोड़ दिए गए थे। तो इन्हें अपना राज्य छोड़कर जाना पड़ा था। तो राज्य छोड़कर ये चले गए थे लाहौर। लाहौर में ही इन्होंने BA की परीक्षा पास की थी। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट आता है, एक आश्रम बनाया था इन्होंने, सिलियारा आश्रम या नवजीवन आश्रम। और कहाँ बनाया था, ये कहाँ के निवासी थे, तो ये टिहरी के निवासी थे। तो इन्होंने ये आश्रम बनाया था अपने सामाजिक कार्यों को, समाज सेवा के जितने भी काम हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने नवजीवन आश्रम या सिलियारा आश्रम की स्थापना की थी। और चिपको आंदोलन को विश्व प्रसिद्धि तो इन्होंने दिलाई थी, जिनमें प्रमुख रोल था गौरा देवी जी का और चंडी प्रसाद भट्ट जी का। और इनके कुछ प्रमुख कथन भी, उनके बारे में भी देखेंगे, ये हमारे पेपरों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। शासक याद रखें कि, ये यहाँ पे गलती हो गई, यहाँ पे 2 होगा। शासक याद रखें हिमालय पानी के लिए, रेवेन्यू के लिए नहीं। रेवेन्यू माने राजस्व,
राजस्व के लिए नहीं है, ये इन्होंने चेताया था शासकों को। और इनका मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कथन है, इन्होंने चिपको आंदोलन के दौरान भी काफ़ी यूज किया था। क्या है जंगल के उपकार, मिट्टी पानी और बयार। और इनका एक प्रसिद्ध नारा और था, हिमालय बचाओ देश बचाओ। ये नारा भी हमारा सुंदरलाल बहुगुणा जी ने दिया था। अगला देखते हैं, अगला पुरस्कार हम देखेंगे। इनको जो प्रमुख पुरस्कार मिले हैं, एक गलती से 1981 हो गया है, ये 1987 है। 1987 में इनके चिपको आंदोलन को वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है, जिसको राइट लिवलीहुड पुरस्कार भी कहते हैं, जो हमारे स्वीडन से ही दिया जाता है। वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार या राइट लिवलीहुड पुरस्कार जो हमारे स्वीडन से ही दिया जाता है। 1981 में इनके सामाजिक कार्यों के लिए इन्हें पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था, लेकिन इन्होंने इसे लेने से मना कर दिया था। आपके लिए एक सवाल है, पद्मश्री भारत में अगर पुरस्कारों की श्रेणी देखें तो नंबर 1 पे भारत रत्न है, तो पद्मश्री कौन से नंबर पे आता है ये आपने बताना है। 1985 में इनको पर्यावरण में इनके काम के लिए वृक्ष मित्र पुरस्कार से सम्मान किया गया, मुंबई की एक संस्था थी वहाँ से। 1986 में ध्यान रखेंगे, हमारी गौरा देवी जी को भी वृक्ष मित्र पुरस्कार प्राप्त हुआ है। 1986 में हमारे बहुगुणा जी को जमनालाल बजाज पुरस्कार प्राप्त हुआ है। 1987 में सरस्वती सम्मान प्राप्त हुआ है। और 2009 में हमारे भारत देश का दूसरा सेकंड सबसे बड़ा पुरस्कार पद्म विभूषण से इन्हें सम्मानित किया गया है। कुछ चीज़ें और अगर मैं बताऊं जो चीज़ हमसे मिस हो गई हैं, तो 1989 में, जो मैं यहाँ लिखना भूल गया, 1989 में हमारे उत्तराखंड का जो आईआईटी है, आईआईटी रुड़की से इन्हें डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त हुई है 1989 में। ध्यान रखेंगे। आपके लिए एक सवाल है, भारत का पहला आईआईटी कौन सा था, ये आपने बताना है। अब इनसे हमें क्या सीख मिलती है? इनसे हमें सीख मिलती है, ये मैंने लिखा है, ये मेरे अपने विचार है। निरंतर अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर व्यक्ति ही आगे बढ़ पाता है। अपने लक्ष्य को पहचानिए और पूरी जी जान से उसे पूरा करने में लग जाइए। बहुत लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो काम तो शुरू कर देते हैं, लेकिन बीच में ही वो ऊब जाते हैं, मतलब काम समाप्त नहीं करना चाहते हैं। तो मैं आपको ये बता देता हूँ, माना आप 10 दिन पढ़ते हैं, 11वें दिन आपने पढ़ाई छोड़ दी, 2-4 दिन आप पढ़ाई नहीं करेंगे, तो फिर से आपको जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। वो पीछे के 10 दिन आपके नुकसान हो जाएगा। तो ध्यान रखना है, पढ़ाई लगातार करनी है, निरंतर करनी है। उत्तराखंड की समस्त परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हम नया शेड्यूल लाने वाले हैं। कल से हमारा एक नया शेड्यूल आएगा, आपने उसको फॉलो करना है, खुद भी पढ़ना है। हमारे वीडियो तो देखने हैं, खुद भी पढ़ना है। खुद पढ़ेंगे तभी निकल पाएगा आपका पेपर, नहीं तो चल रही ज़िंदगी चलती रहेगी। तो खूब मेहनत करें सभी लोग, ध्यान रखें, तो बहुत फ़ायदा होगा। तो अब देखते हैं जो आपके लिए स्पेशल क्लास का मैं अनाउंसमेंट करने वाला था, उसके बारे में, हमारी आने वाली क्लास का कार्यक्रम। तो कल से ये लागू हो जाएगा, सोमवार से। तो 10 बजे हम सबसे पहले देखेंगे परीक्षा वाणी संपूर्ण अध्ययन। तो उत्तराखंड का कोई भी व्यक्ति अगर उत्तराखंड की तैयारी कर रहा है, वो जानता है सबसे बेहतरीन किताब परीक्षा वाणी है, क्योंकि उसमें सारे पॉइंट कवर हैं, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। जैसे पॉलिटी की कोई तैयारी करता है तो वो लक्ष्मीकांत से पढ़ता है, तो वैसे ही उत्तराखंड की आपको बढ़िया से तैयारी करनी है, तो परीक्षा वाणी पूरी तरीके से ख़त्म करनी है। तो इसी वजह से कल से हम स्टार्ट करेंगे परीक्षा वाणी। डेली हमारी परीक्षा वाणी की क्लास चलेंगी। परीक्षा वाणी का सिलेबस कल मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ, कौन कौन से चैप्टर हैं। और हम स्टार्ट करेंगे पहले चैप्टर नंबर 11 से, जो जनसंख्या और नगरीकरण से संबंधित है। पहले छोटे चैप्टर खत्म करेंगे, जो 1-1, 2-2 दिन में समाप्त हो जाएंगे। जैसे ही वो चैप्टर खत्म होंगे, बड़े चैप्टरों की तरफ जाएंगे हम, तो ध्यान रखेंगे। उसके साथ साथ हम क्या क्या करेंगे, डेली 5 किताबें पढ़ेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारे उत्तराखंड की परीक्षाओं के लिए हैं। 5 व्यक्तियों के उपनाम देखेंगे, किसी दिन व्यक्तियों को देखेंगे, किसी दिन स्थल के उपनाम देखेंगे। और 10 एक्स्ट्रा उत्तराखंड के सवाल मैं बताऊंगा आपको। ये 10 सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों होंगे, ये सवाल इंपॉर्टेंट क्यों होंगे, ये पुराने पेपरों में पूछे गए सवालों से लूँगा मैं, उनसे इंक्लूड करूँगा इन 10 सवालों को। तो एक बार फिर से क्लियर कर देते हैं, 10 बजे हमारी होगी परीक्षा वाणी उत्तराखंड की क्लास, जिसमें क्या क्या कार्यक्रम होने वाला है मैंने आपसे डिस्कस कर दिया है। तो जैसे ये क्लास खत्म होंगी, तुरंत कुछ देर में हमारी 11 बजे या 10:30 बजे, जिस समय भी होगा, आधुनिक भारत के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन में लेके आऊँगा आपके लिए, इसमें 1000 महत्वपूर्ण सवाल प्रस्तुत किए जाएंगे हमारी तरफ से। उत्तराखंड का अगर हम सिलेबस देखते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा आती है उत्तराखंड, उसके बाद 20 मार्क्स की आती है हिंदी। हिंदी हम अभी नहीं पढ़ेंगे, हिंदी पढ़ेंगे जब एग्ज़ाम की डेट आएगी।
तो 2 हफ्ते में आपकी पूरी हिंदी में समाप्त करा दूंगा, हिंदी की चिंता नहीं करनी है आपने, हिंदी ग्रामर में कंप्लीट करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। और विविध वाले टॉपिक तो हम पढ़ते रहेंगे। तो अगर जीएस वाले पोर्शन में हम जाते हैं तो पॉलिटी और आधुनिक भारत मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे उत्तराखंड की परीक्षाओं के लिए। तो सबसे पहले हम 1000 प्रश्न करेंगे आधुनिक भारत के, फिर 1000 प्रश्न करेंगे पॉलिटी के, फिर अगर हमारे पास टाइम होता है तो मैं 10-10 दिन में आपका आधुनिक भारत भी समाप्त करा दूंगा और 10 दिन में ही पॉलिटी भी समाप्त करा दूंगा, पूरी ए टू जेड जो हमारी सिलेबस में लिखी है। बस आपने क्या करना है, हमारे साथ लगातार बने रहना है। जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, जो नोट्स मैं बता रहा हूँ, डेली सॉल्व बनाने हैं उनको। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास आपके लिए प्रैक्टिस सेट तो बहुत आवश्यक है। प्रैक्टिस सेट हम स्टार्ट करेंगे रात 8 बजे डेली। ये प्रैक्टिस सेट में क्या होंगे, पुराने और नए प्रश्न तो आएंगे आएंगे, जो पूछे गए सवाल है वो भी आएंगे, नए सवाल भी आएंगे। और एक और चीज़, जैसे ही परीक्षा वाणी के 2-3 छोटे, पहले तो शुरुआत में हम छोटे छोटे चैप्टर कवर करेंगे। तो जैसे हर संडे को हम परीक्षा वाणी का टेस्ट करेंगे, बस 8 बजे जो डेली हमारा टेस्ट चलेगा उसमें तो मिक्स सवाल चलेंगे, लेकिन हर संडे को रात 8 बजे परीक्षा वाणी की किताब के जितने भी चैप्टर हमने पढ़े होंगे उनका होगा टेस्ट। तो ध्यान रखेंगे। ये पूरा शेड्यूल एक बार फिर से क्लियर कर देते हैं। 10 बजे हम परीक्षा वाणी करेंगे और 10 बजे के बाद तुरंत हमारी आधुनिक भारत के प्रश्न सीरीज आएगी, 1000 प्रश्न होंगे, बहुत सारे एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताऊंगा, पूरा सिलेबस वाइज चलेंगे। उसके बाद रात 8 बजे हमारी लाइव क्लास चलेगी, प्रीमियर चलेगा, इसमें मैं आपके कमेंट भी देखूंगा, आपने कमेंट भी कर रहे हैं, आंसर भी देने हैं। उत्तराखंड प्रैक्टिस सेट। तो आपसे ये कहना चाहेंगे, कोरोना काल में घर पर रहें, स्वस्थ रहें, हमारे वीडियो देखते रहें। अगर बाहर जाना बहुत ज़रूरी होता है तो मास्क का ज़रूर प्रयोग करें। सोशल डिस्टेंसिंग भी करनी है आपने, लेकिन घर से बाहर फालतू नहीं निकलना है। तो ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। इससे पहले हम बहुत सारे वीडियो डाल चुके हैं अपने उसमें, जिसमें बहुत सारे ट्रिक्स से रिलेटेड वीडियो भी हैं, वो भी आपने देखने हैं, उनसे भी आपको बहुत सारा फ़ायदा होगा। और कल से हम स्टार्ट करेंगे ये नया शेड्यूल। ठीक है, धन्यवाद।